Welcome back, friends. Let's continue our topic limits. We are moving with the next question in exercise 7.4. अब तक स्टूडेंट्स हमने एक्सरसाइज के अंदर पार्ट 1 फर्स्ट मेन क्वेश्चन एंड फर्स्ट मेन क्वेश्चन में तीनों तीन और सेकंड मेन क्वेश्चन में भी तीनों तीन क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं. Now, main question number 3rd onwards, we have to continue. Evaluate the following. Evaluate the following. As you know, we are in this exercise solving questions of limits based on logarithmic and exponential functions, and altogether we have seen 4 standard results जिसके ऊपर हमें questions करने हैं. चलिए, very first one, limit x tends to 0, a raised to 3x minus b raised to 2x upon log 1 plus 4x. So if you see this particular question, you will find that in the numerator we have a raised to 3x, b raised to 2x. These terms represents exponential form, exponential function, whereas in the denominator log 1 plus 4x is provided, which is indicating logarithmic function. So यहाँ पे हम जब भी स्टैंडर्ड रिजल्ट बनाने के लिए सोचेंगे, as you know, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या लिमिट का स्टैंडर्ड रिजल्ट है लॉगरिथम, तो उसके हिसाब से सोचना है. दूसरी बात, लिमिट x टेंड टू 0 दिया हुआ है, दैट इज आल्सो नीडेड, इसलिए वो भी पहले से कंफर्म है, इसलिए उसके बारे में कुछ चिंता नहीं है. नाउ इफ आई जस्ट राइट योर स्टैंडर्ड रिजल्ट सो एज टू ब्रिंग द एप्रोप्रिएट चेंजेस, पहले तो आप स्टूडेंट स्टैंडर्ड रिजल्ट में एक्सपोनेंशियल टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू स्टैंडर्ड रिजल्ट जो है a रेज टू x माइनस 1 अपॉन x, सेम पावर a रेज टू x का जो x है ऊपर वही नीचे अपनों को x होना चाहिए. एज यू नो इट इज गोइंग टू गिव रिजल्ट एज log a. और दूसरा जो एक्सपोनेंशियल की बात हम कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज अनदर वन लॉगरिथमिक फॉर्म में जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है हमारा log 1 प्लस x, दैट x टर्म वही नीचे होना चाहिए 1 प्लस x में जो है वो, दैट इज गोइंग टू बी 1, दैट इज गोइंग टू बी 1. अब ये दोनों एक्सपोनेंशियल का और लॉगरिथमिक का रिजल्ट यहाँ अप्लाई करना है स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन के अंदर, और पहले से तो ऐसा कुछ हमको फॉर्मेट दिया नहीं है, सो वी हैव टू ब्रिंग दिस चेंजेस so that we can use this standard result, we can apply the limit. तो स्टूडेंट्स नेसेसरी चेंजेस धीरे धीरे हम करते हुए आगे बढ़ेंगे. सबसे पहले तो हम जो न्यूमरेटर में एक्सपोनेंशियल टर्म अवेलेबल किया हुआ है, दैट इज a रेज टू 3x, इसके साथ माइनस 1 मुझे जब चाहिए कि भाई मुझे पता है कि भाई मेरा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिमिट का स्टैंडर्ड रिजल्ट a रेज टू x माइनस 1 चाहिए. सो देख लीजिए स्टूडेंट्स, मैंने उसी तरह से माइनस 1 इंट्रोड्यूस किया है, एंड दिस नेक्स्ट टर्म माइनस b रेज टू 2x, ये माइनस 1 का जो मैंने इंट्रोड्यूस किया है उसका मैं यहाँ रिवर्स इफेक्ट दूंगा एज अ प्लस 1. बेसिकली माइनस 1 प्लस 1 कैंसल है, जैसा था वैसा मैं ओरिजिनली आ जाऊंगा, बट दिस माइनस 1 एंड प्लस 1 विच इज introduced
इसका कहीं ना कहीं हमें उपयोग करना है, इसलिए इंट्रोड्यूस किया है, कैंसल होने के लिए उसको इंट्रोड्यूस नहीं किया है। होल अपॉन log 1 प्लस 4x। ठीक है, इतना चेंज समझ में आया सबको? नाउ नेक्स्ट स्टेप में ये a रेस टू 3x माइनस 1, इसका तो फॉर्म मैंने ब्रैकेट मार के रख दिया, इसलिए मेरे को पता है कि वो तो मेरे लिए स्टैंडर्ड रिजल्ट के हिसाब से आ चुका है, उसको मुझे अभी डिस्टर्ब नहीं करना है। वेयर एज जो मेरे पास नेक्स्ट टर्म है माइनस बी रेस टू 2x प्लस 1, ये दोनों टर्म में से मैं माइनस साइन कॉमन लेता हूँ। So if I take minus sign common, minus b raised to 2x will become plus b raised to 2x और माइनस 1 हो जाएगा, ब्रैकेट करना पड़ेगा, अभी को माइनस कॉमन लिया हुआ है, और एज माइनस इज टेकन कॉमन b रेस्ड टू 2x माइनस 1, ये भी मेरे स्टैंडर्ड रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू आ चुका है। पहला ब्रैकेट ऑलरेडी स्टैंडर्ड रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू न्यूमरेटर आ गया हुआ है, सेकंड ब्रैकेट को भी मैं लेके आया हूँ, डिनोमिनेटर में मेरा जो टर्म है log एज इट इज log 1 प्लस 4x। अब देखो मेरे दोनों स्टैंडर्ड रिजल्ट के ऊपर आप फोकस करो। वंस अगेन इफ आई शो यू, देन बोथ स्टैंडर्ड फॉर्म्स, उसके अंदर आप डिनोमिनेटर में देखो तो x चाहिए, इसके डिनोमिनेटर में भी x है, इसके डिनोमिनेटर में भी x है, तो ये x जो है डिनोमिनेटर में मेरे पास इधर अवेलेबल नहीं है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x। तो कैसे सिचुएशन में मैं आ जाऊंगा, a रेस टू 3x माइनस 1 माइनस b रेस टू 2x माइनस 1 होल अपॉन x, पूरे के अपॉन में भी ये जो log वाला टर्म है log 1 प्लस 4x, उसको भी डिवाइड बाय x हो जाएगा। क्या रीजन में लिखूं मैं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x। गॉट इट? अब ये x जो है न्यूमरेटर में डिवाइड किया हुआ है जो हमने, उसको मैं स्प्लिट कर दूंगा। सो लिमिट x टेंड्स टू 0, a रेज टू 3x minus 1 upon x, and very importantly in the even in the last lecture also एक आध क्वेश्चन में मेरा ऐसा हुआ है, मैंने स्प्लिट करने के साथ साथ लिमिट भी सबको अप्लाई किया हुआ था, that is algebra of limit was applied. So here also I am applying limit specifically for each standard form, अलग से मैंने लिमिट लागू कर दिया। दिस इज लिमिट f of x माइनस g of x, एंड अगेन डिनोमिनेटर में भी लिमिट लागू हो रहा है, सो इट इज लिमिट f of x अपॉन g of x। लिमिट x टेंड्स टू 0, log 1 प्लस 4x अपॉन x। अब स्टूडेंट जरा स्टैंडर्ड रिजल्ट में आया है नहीं आया है जरा कंफर्म करते हैं। मुझे मालूम है कि भाई पावर में a रेस टू x जो होता है, देखो जो हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट, वही पावर में x, वही पावर में जो x है वही नीचे होना चाहिए, और वही चीज मेरे पास लॉगरिथमिक फॉर्म में भी log 1 प्लस x में जो x है वही नीचे x होना चाहिए। तो यहाँ कुछ इस तरह से देखो तो आप थोड़ा आपको लगेगा कि नहीं ऐसा नहीं है सर, तो अपने को ऐसा लाना कैसे रहेगा, ये अपन बंदोबस्त करेंगे। तो देखो ऊपर मेरे पास है पहले टर्म में a रेस टू 3x, मगर नीचे है सिर्फ x, नहीं चलेगा ना, हमको ऊपर जो 3x है a रेस टू 3x, वही 3x नीचे भी लाना चाहिए। वैसे ही नेक्स्ट टर्म में b रेस टू 2x है, तो नीचे भी 2x होना चाहिए था, और उसी तरह से नेक्स्ट डिनोमिनेटर में आप देखो log 1 प्लस के साथ जो 4x वाला टर्म है वही 4x नीचे भी होना जरूरी है। तो ये सब एडजस्टमेंट अभी भी करना मुझे बाकी है। मैंने भले कुछ चीज को इंट्रोड्यूस करके लेके आया हूं, लेकिन वो भी अभी तक अप्रोप्रिएटली पूरा 100% परफेक्टली मैं नहीं लेके आया हूँ। ये सब एडजस्टमेंट अभी भी बाकी है, देख लो। तो ये किस तरह से आगे अपने को अभी एडजस्ट करना है इन टर्म्स को। लिमिट x टेंड टू 0, यहाँ पे a रेस टू 3x माइनस 1, अपने को नीचे x के साथ मल्टीप्लाई में 3 लागू करना है, तो 3x
का 3 मैंने इंट्रोड्यूस किया है डिनोमिनेटर में, मतलब तो इसका रिवर्स इफेक्ट देखो, मैंने यहाँ मल्टीप्लाई 3 कर दिया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3 कर दिया, जिससे कि डिवीजन में 3x का टर्म जो मुझे चाहिए था वो आ गया, और मल्टीप्लाई का 3 वाला इफेक्ट उसका रिवर्स इफेक्ट के हिसाब से पड़ा है। माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 b रेज टू 2x माइनस 1 अपॉन 2x। यहाँ पे भी मैंने x के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर दिया है, तो मेरे को डिवाइड, ये जब मैंने डिवाइड में 2x का टर्म लाने के लिए डिवीजन में ये मैंने डिवाइड बाय 2 किया, तो मल्टीप्लाई बाय 2 करके x का रिवर्स इफेक्ट भी दिया, देख लो। ऑल अपॉन द डिनोमिनेटर लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस 4x होल अपॉन, ये भाई साहब इधर भी 4x है, लाना है नीचे, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसका रिवर्स इफेक्ट न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो। सो दिस एडजस्टमेंट हियर आई विल राइट इन दिस रीजन। क्या किया है हमने, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3, multiply and divide by 2 and multiply and divide by 4 in each terms respectively। ठीक है ना, शॉर्ट में मैंने लिख दिया है, कहाँ कैसा मैंने इंट्रोड्यूस किया हुआ है वो आपको सबको मालूम है। अब जो मेरा रिवर्स इफेक्ट दिया हुआ दिख रहा है, 3 मल्टीप्लाई में 2 है, मल्टीप्लाई में 4 है, जो मल्टीप्लाई में, ये तो लिमिट के बाहर निकल जाएगा। सो 3 इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 a रेज टू 3x माइनस 1 अपॉन 3x माइनस, यहाँ पे भी 2 बाहर निकल जाएगा, 2 लिमिट x टेंड्स टू 0 b रेज टू 2x माइनस 1 अपॉन 2x होल अपॉन, यहाँ भी 4 बाहर निकल जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस 4x अपॉन 4x। नाउ ये स्टैंडर्ड रिजल्ट के फॉर्म का हिसाब आप अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज सब कुछ मेरे हिसाब से आ चुका है प्रॉपरली। लिमिट x टेंड्स टू 0 a रेज टू 3x माइनस 1 अपॉन 3x, दिस इज गोइंग टू बी 3 तो मल्टीप्लीकेशन में है log a माइनस 2, ये भी लिमिट x टेंड्स टू 0 b रेज टू 2x माइनस 1 अपॉन 2x which is log b, and in the denominator 4 into ये जो है लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस 4x अपॉन 4x is going to be 1। दोनों स्टैंडर्ड रिजल्ट जो लागू किया है, रीजन में लिखना, मैंने ऐसे ऊपर लिख के रखा हुआ है भले, लेकिन आपको एग्जाम में जहां पे भी आपने अप्लाई किया है उसके सामने रीजन में मेंशन करने का। सो दिस इज फर्दर, हम उसको आगे सिंपलीफाई, देखो आंसर सॉल्व तो हो गया लिमिट, लेकिन उसके आगे उसको सिंप्लीफाई करने का थोड़ा हिसाब जो हमको देखना है, ये आगे बढ़ाता हूं मैं। देखो 3 log a, दिस इज एस m log n का रूल जो है लॉगरिथम्स का, ये हमने लागू किया है, दैट इज log a क्यूब, है ना, 3 ऊपर चले जाएगा a के पावर में, वैसे ये 2 भी log b के पावर में चला जाएगा b के पावर में, दिस इज m log n का रूल, log b स्क्वायर whole upon 4, and even now you can see in the numerator log m minus log n का रूल लागू होगा, that is log a cube upon b square upon 4, which we can also write like this, 1 upon 4 ऐसे बाजू में रख के log a cube upon b square, that's it।
तो लॉग के रूल से हमने थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहा इधर, क्योंकि पॉसिबल हुआ है तो हमने आगे तक उसको सिंप्लीफाई कर दिया। ये तो लॉग के रूल का बात हो गया, मगर मेन मेरा इंपॉर्टेंट डिस्कशन स्टार्टिंग से जो रहा, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने का जो पूरा हिसाब था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। एंड एज वी हैव सीन इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, टू स्टैंडर्ड रिजल्ट एट अ टाइम वी हैव अप्लाइड, बिकॉज उस तरह से उन्होंने क्वेश्चन में एक्सपोनेंशियल का टर्म और लॉगरिदमिक का टर्म दोनों इन्वॉल्व साथ में किया है. So as we need to consider both standard results, take down fast. That's it. चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ेंगे. क्वेश्चन नेक्स्ट थर्ड का मेन क्वेश्चन, थर्ड का सेकंड क्या दिया है? लिमिट x टेंड्स टू 0 2 raised to x minus 1 whole square upon 3 raised to x minus 1 into log 1 plus x. That's it. ये क्वेश्चन आपके सामने देखो, जिसमें वापस प्रीवियस क्वेश्चन के जैसे मैं बताऊंगा कि भाई आप देख के पहचान सकते हैं कि इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन का भी इस्तेमाल हुआ है, लॉगरिदमिक फंक्शन का भी इस्तेमाल हुआ है. मतलब हमें भी यहाँ पे लिमिट के पॉइंट ऑफ व्यू दोनों के स्टैंडर्ड रिजल्ट का यूज करना जरूरी रहेगा, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि उसका स्टैंडर्ड रिजल्ट बनने के लिए ऐसे ही टर्म्स आपको देख के रखे हैं. तो थोड़ा हिंट अपने को भी देख के पता चलता है कि भाई किस हिसाब से क्वेश्चन भी फ्रेम करते हैं इन लोग. तो 2 रेस टू एक्स माइनस 1 है ना, जो हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट जो है, लिमिट x टेंड्स टू 0 a रेस टू x माइनस 1 अपॉन x दैट इज log a. तो ये लाना पड़ेगा उस हिसाब से. 2 रेस टू x है ना, माइनस 1 तो है ही, लेकिन एक बात यहाँ नहीं जानने वाली है, दिख रही है आपको कि होल स्क्वायर दिया है ऊपर. और जैसे ही दूसरा आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट लॉग के फंक्शन के हिसाब से log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1. सो यहाँ पे भी नीचे देखो log वाला टर्म है, उसके लिए आपको ये टर्म क्रिएट करना है. अच्छा, नीचे x चाहिए. अब ये log 1 प्लस एक्स वाले स्टैंडर्ड रिजल्ट में भी नीचे डिनोमिनेटर में x चाहिए, और ये 3 रेज टू एक्स माइनस 1 जो है उसके ये स्टैंडर्ड रिजल्ट के लिए भी नीचे x चाहिए. तो 2x चाहिए और दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लीकेशन में है. तो मैं नीचे डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर का टर्म लेके आता हूं और दोनों जन एक एक x बांट लेंगे. इसके नीचे भी एक x जो लगेगा वो, और इसके नीचे भी डिनोमिनेटर में एक x लगेगा. एक्चुअली स्पीकिंग x इंटू एक्स स्क्वायर, ये टर्म मेरे को जरूरी पड़ेगी नीचे, उसकी जरूरत पड़ेगी. और सीधी बात है न्यूमरेटर में भी 2 रेज टू एक्स माइनस 1 के नीचे एक ही x चाहिए, लेकिन वो खुद स्क्वायर में है.
तो मैं ऊपर भी एक्स स्क्वायर का टर्म इंट्रोड्यूस कर दूंगा डिनोमिनेटर में. आई एम श्योर यू आर गेटिंग. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, सी, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर. देखो भाई, खाली एक्स नहीं, एक्स स्क्वायर, क्योंकि नीचे मेरे पास दो स्टैंडर्ड रिजल्ट को एडजस्ट करने के लिए दोनों के नीचे एक्स एक्स चाहिए ना. सो लिमिट x tends to 0, that is 2 raised to x minus 1 whole square upon x square whole upon 3 raised to x minus 1 into log 1 plus x whole upon x square. देखो भाई साहब, बराबर एडजस्टमेंट किया है मैंने, बराबर एक्स स्क्वायर को इंट्रोड्यूस किया है, जरा समझ लेने का. ऐसे तो एक्स स्क्वायर कैंसिल है. फाइनली जैसा था मैं वैसा आ जाऊंगा उसके ऊपर वाले स्टेप के हिसाब से, लेकिन मैंने एक्स स्क्वायर को जानबूझ के इंट्रोड्यूस किया हुआ है. नाउ आई एम प्रॉपरली एडजस्टिंग माय एक्स स्क्वायर टर्म. न्यूमरेटर में आप देख लो 2 रेज टू एक्स माइनस 1 और अपॉन में ये x, दोनों का मैं होल स्क्वायर कंसिडर कर देता हूँ, बिकॉज वो न्यूमरेटर में भी होल स्क्वायर का है टर्म और नीचे डिनोमिनेटर में भी एक्स स्क्वायर के हिसाब से स्क्वायर में है, तो दोनों टर्म्स स्क्वायर में है, तो मैं उसको होल स्क्वायर करके न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर जो होल स्क्वायर करेंगे इस तरह से लिख सकते हैं. और नीचे का जो एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर का, मेन डिनोमिनेटर का, उसमें 3 रेज टू एक्स माइनस 1 के अपॉन में एक एक्स स्प्लिट कर देंगे इनटू दूसरा टर्म जो है log 1 प्लस एक्स अपॉन दूसरा वाला x उसके नीचे में ले लूंगा. तो एक्स स्क्वायर के टर्म को मैंने एडजस्ट किस तरह से लिख के किया देख लो. अब जब है लिमिट लागू होगा अंदर जाएगा, स्टैंडर्ड रिजल्ट बन चुके हैं, अब लिमिट लागू करने की देरी है. और दूसरी बात ये भी मेरा, मैं कंफर्म कर लेता हूँ कि भाई 2 रेज टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, जो 2 रेज टू एक्स है वही x नीचे है, नीचे भी 3 रेज टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स में वो भी 3 रेज टू एक्स में जो x ऊपर पावर में वही नीचे है डिनोमिनेटर में, और log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स में भी वो x जो है वही x नीचे है. सो एवरीथिंग इज प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड. अभी आपको खाली लिमिट अप्लाई करने की देरी है. सो लिमिट आई एम टेकिंग इनसाइड इन दिस ब्रैकेट. सो लिमिट इट इज अ फॉर्म ऑफ लिमिट f of x upon g of x, and in the denominator it is in the form of limit f of x into g of x. तो सभी को इंडिविजुअली लिमिट अप्लाई कर देंगे. और न्यूमरेटर में और एक खास बात, ये पूरा स्क्वायर के होल स्क्वायर में है, तो ये पूरा लिमिट भी अंदर जाएगा होल स्क्वायर में, देख लो. एंड द डिनोमिनेटर लिमिट x टेंड्स टू 0, 3 रेज टू x माइनस 1 अपॉन x, लिमिट x टेंड्स टू 0, log 1 प्लस x होल अपॉन x. देखो भाई, लिमिट सब में अलग अलग लागू हो चुका है. नाउ एज यू नो, ऊपर एक्सपोनेंशियल का स्टैंडर्ड रिजल्ट है log 2, दिस विल बिकम log 2 होल स्क्वायर अपने जगह पे है वो है. सो इट इज नॉट log 2 स्क्वायर, इट इज log 2 द होल स्क्वायर. सो 2 का जो पावर है वो नीचे नहीं आएगा log m रेज टू n के रिजल्ट से. हाँ, ध्यान रखना, ये भी आगे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ऐसा गलत कंसिडर नहीं हो जाना चाहिए. नीचे डिनोमिनेटर में log 3 इंटू यहाँ पे ये वाला रिजल्ट जो है इसका आंसर आएगा 1. बस इसके बाजू में आप रीजन में जरा इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट लिख लेने का है, जो भी स्टैंडर्ड रिजल्ट अप्लाई किया एग्जाम में खास. हाँ, यहाँ पे हम लोग जो भी स्टेप में स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज हुआ है उस स्टेप के सामने स्टैंडर्ड रिजल्ट उसका रीजन में मेंशन करो प्लीज. एंड फाइनली दिस विल रिमेन एज इट इज log 2 होल स्क्वायर अपॉन log 3. दिस इज योर अल्टीमेट आंसर. तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चल रहे हैं, जिसमें कि उन्होंने भी पहले दो क्वेश्चन में खास एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फॉर्म के स्टैंडर्ड रिजल्ट को दोनों एक साथ इन्वॉल्व किया हुआ है. एंड वी हैव टू एडजस्ट इट बाय कीपिंग इनटू माइंड द स्टैंडर्ड रिजल्ट फॉर बोथ.
एक्सपोनेंशियल वाला भी आपको समझ के ध्यान में रखना पड़ता है, लॉगरिथम वाले को भी समझ के करना पड़ता है। तो क्या, क्योंकि अपने को स्टैंडर्ड रिजल्ट लाना है, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना ही है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टेक डाउन फास्ट। Okay friends, let's move on next question number third, मेन क्वेश्चन थर्ड का थर्ड क्वेश्चन। आइए, क्या दिया है स्टूडेंट्स? लिमिट x टेंड्स टू 0, 15 raised to x minus 5 raised to x minus 3 raised to x plus 1 upon x square, that's it। अब स्टूडेंट एक बात मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपैरिजन का करवा रहा हूं। दिस इफ यू रिफर टू क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उसका क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको उसके जैसा दिखेगा, मगर उसके जैसा है नहीं। थोड़ा फर्क समझना, क्योंकि स्टूडेंट को टर्म्स वगैरह देख के ऐसा लगते रहता है कि हाँ वो दोनों उसके साथ इसी के जैसा वो दिख रहा है, लेकिन नीचे आपको एक्स का टर्म उधर दिया और नीचे यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म दिया। देखो जरा क्वेश्चन को, तो यू विल फाइंड समवेयर सम डिफरेंसेस। तो यहाँ पे हम, एक तो एक्सपोनेंशियल का टर्म दिया हुआ है, सो यू कैन अंडरस्टैंड, यू हैव टू अप्लाई द रिजल्ट, स्टैंडर्ड रिजल्ट ऑफ दैट एक्सपोनेंशियल लिमिट। तो एक बात तो फिक्स है, इसमें कोई लॉगरिथम वाला भी टर्म नहीं है कि उसका भी साथ में मुझे इन्वॉल्वमेंट लेना पड़े, जस्ट इट इज बेस्ड ऑन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो सबसे पहले तो मैं इसके अंदर जो 15 रेज टू एक्स का जो टर्म दिया है, दिस टर्म, ये 15 रेज टू एक्स में जो 15 है बेस में, उसको मैं कंसिडर करके लिखता हूं 5 into 3, that is 15 raised to x as it is, minus 5 raised to x minus 3 raised to x plus 1। और अब मैं जो पावर रेज टू एक्स है दोनों के लिए अलग अलग कंसिडर कर लेता हूँ, 5 रेज टू एक्स इंटू 3 रेज टू एक्स माइनस 5 रेज टू एक्स माइनस 3 रेज टू एक्स प्लस 1, ऑल अदर टर्म्स आर एज इट इज अपॉन एक्स स्क्वायर। जरा देखते जाइएगा, अब मेरे पास जो न्यूमरेटर में 5 रेज टू एक्स इंटू 3 रेज टू एक्स का एक पूरा टर्म है, उसके साथ माइनस 5 रेज टू एक्स जो है, ये दोनों को मैं लेके, ये दोनों टर्म में से मैं 5 रेज टू एक्स को कॉमन ले सकता हूँ। कौन से टर्म को कॉमन ले सकता हूँ? 5 रेज टू एक्स, 5 रेज टू एक्स, ध्यान में रखिए। सो दिस 5 रेज टू एक्स टर्म आई एम टेकिंग कॉमन, तो क्या बचेगा? 3 रेज टू एक्स माइनस 1। और रही बात भाई साहब माइनस 3 रेज टू एक्स प्लस 1, ये बाकी के दो टर्म्स जो लास्ट के बचे हैं उसमें से मैं माइनस साइन कॉमन लेता हूं, सो इट बिकम्स 3 रेज टू एक्स माइनस 1। जरा प्रॉपरली देख लो मैंने क्या किया इस स्टेप में। पहले दो टर्म में से 5 रेज टू एक्स इंटू 3 रेज टू एक्स माइनस 5 रेज टू एक्स, इसमें से 5 रेज टू एक्स को कॉमन लिया, और लास्ट के दो टर्म में से दैट इज माइनस 3 रेज टू एक्स प्लस 1, उसमें से माइनस साइन को मैंने कॉमन लिया अपॉन एक्स स्क्वायर एज इट इज। अब देखो ये आपके पास 3 रेज टू एक्स माइनस 1, ये 3 रेज टू एक्स माइनस 1, ये ब्रैकेट भी सेम आ रहा है, कॉमन लेने मिलेगा, सो आई कैन
राइट, 3x-1 कॉमन लेके बाकी का क्या बचा, 5x माइनस, यहाँ कुछ नहीं है तो कुछ कॉमन, कुछ बचा नहीं तो 1 बचेगा भाई साहब। 3x-1, 3x-1 कॉमन निकल गया ना, तो सेकेंड टर्म में से यहाँ से कॉमन निकल जाने के बाद बचेगा कुछ नहीं तो 1 बचेगा ना स्टूडेंट्स। आई एम श्योर यू आर गेटिंग इट प्रॉपरली। होल अपॉन एक्स स्क्वायर पढ़ा ही है पहले से, एक x 3x-1 के नीचे अपॉन में ले ले और एक x 5x-1 के अपॉन में ले ले, इसलिए तेरा स्टैंडर्ड रिजल्ट कंफर्म हो जाना है 3x-1 अपॉन x into 5x-1 upon x, and so as now I can apply this limit for both these functions separately, that is limit f of x into g of x. So limit x tends to 0 for first 3x-1 upon x into limit x tends to 0 5x-1 upon x। दोनों के स्टैंडर्ड रिजल्ट के हिसाब से ये हो जाएगा log 3 इंटू log 5। स्टूडेंट देख लो, और ये log 3 इंटू log 5 का इस तरह से हमको जो स्टेप मिल रहा है, इसका कोई आगे log के रूल के हिसाब से सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है। यू कैन अंडरस्टैंड इट इज नॉट अंडर एनी प्रिंसिपल ऑफ लॉग कि भाई log m इंटू log n का कोई रूल नहीं है। log m इंटू n का है, ध्यान रखने का, log m प्लस log n का है, बट दिस इज log m इंटू log n। दिस विल रिमेन एज इट इज। समझ में आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन। इसमें एडजस्टमेंट क्या कैसे किया, कितने हिसाब से अपने को देखने, मतलब ये देखने का अपना ढंग भी एक प्रॉपर इंपॉर्टेंट बात रोल प्ले करता है कि भाई मैंने कंपेयर कराया क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन में फर्स्ट का सेकंड के जैसा ये दिख तो रहा है, लेकिन वहां जैसा आपने एडजस्टमेंट किया था वैसा ही आप जो कर भी लोगे ना वो न्यूमरेटर में, तो भी तुम्हारा स्टैंडर्ड रिजल्ट इसलिए नहीं लेके आ पाओगे क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर आपको नड़ेगा। आप प्रॉपरली कंपेयर करना। व्हाट आई एम क्लियरिंग, ये जो आपका दोनों में जो बात न्यूमरेटर में सिमिलर दिखता है वो मैं क्लियर कर रहा हूँ कि दो लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर में सिमिलर है इस हिसाब देख के आगे उसी ढंग से करने लगते हैं, लेकिन डिनोमिनेटर को भी तो चेक करके देखो। आपको डिनोमिनेटर भी कॉपरेट करना है ना, तो वहां तो एक ही अकेला एक्स था डिनोमिनेटर में, तो वो उसको प्लस और माइनस में हिसाब से स्प्लिट कर दिए हमने एक्स को, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन आ गया दोनों ब्रैकेट के बीच में, तो दोनों ब्रैकेट के बीच में जब मल्टीप्लीकेशन होगा इस हिसाब से, तो एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू ही स्प्लिट करने के लिए मेरे को ऑप्शन बचता है। सो दिस विल बी important question in that particular कंपैरिजन करते हुए हमने जब इसको देखा है तो उसके कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। टेक डाउन फास्ट। Let's move to the next question, students. Question number थर्ड का फोर्थ क्वेश्चन। आइए
फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है, लिमिट x टेंड्स टू 2 3 raised to x upon 2 minus 3 upon 3 raised to x minus 9। अब स्टूडेंट्स यहाँ एक पॉइंट खास मुझे एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन में लिमिट x टेंड्स टू 0 के जगह पे x टेंड्स टू 2 दे के रखा है। फॉर एनी स्टैंडर्ड रिजल्ट इफ यू हैव सीन, आप लोगों को मालूम होगा कि जो भी स्टैंडर्ड रिजल्ट अप्लाई होता है उसमें लिमिट जो है वो x टेंड्स टू 0 ही होना चाहिए कंपलसरी। ये बात एक फिक्स ध्यान में रखने जैसी है, जिसके लिए मेरा थोड़ा डिस्कशन मैंने आपके सामने रखा है। क्योंकि क्या होता है, स्टूडेंट फंक्शन को देख लेते हैं, फटाफट आगे बढ़ने का सोचते हैं, लिमिट x टेंड्स टू क्या दिया है ना, वो कभी कभी स्किप कर जाते हैं, भूल जाते देखने का कि उसको भी तो कंसिडर होना है। तो x टेंड्स टू 0 नहीं दिया है, x टेंड्स टू 2 दिया है। एक बात अब मैं समझ लो, तो x टेंड्स टू 0 नहीं दिया है तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट लागू करने का मेरा थोड़ा मैं बाजू पे रखता हूं पहले तो, कि स्टैंडर्ड रिजल्ट लागू कभी हो पाएगा तो क्या वो टेंड्स टू 0 होगा। तो अब फिलहाल वो नहीं है तो उसको थोड़ा बाजू पे रखो। अब मैं डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करने के लिए पहले सोच रहा हूँ। तो हम लोग देखो पहले भी आगे इतना एल्जेब्रिक लिमिट में भी वगैरह वगैरह आगे भी स्टार्टिंग में मैंने ये डिस्कशन रखा था कि डायरेक्ट लिमिट आप तभी अप्लाई कर ले सकते हो जब भी डिनोमिनेटर आपको नॉन जीरो टर्म मिलता हो। फिलहाल यहाँ पे देखो, आप चेक करो डिनोमिनेटर में x का वैल्यू 2 डाल के 3 raised to 2 that will be 9, 9 minus 9 it will be 0। so डायरेक्ट लिमिट लागू नहीं हो पाएगा बिकॉज डिनोमिनेटर 0 आता है। ये एक बात। तो अब हमें इसको किस तरह से आगे सिंप्लीफाई करने का, क्योंकि आगे आप देखो ये कि नीचे का ये 3 raised to x minus 9 और ऊपर ये 3 raised to x upon 2 minus 3 में कोई ऐसा फैक्टर कॉमन मिलता है जो कैंसल हो, और उस कैंसलेशन होने से फिर जो डिनोमिनेटर बचेगा उसमें आपको आंसर 0 नहीं मिलेगा। ये क्या आप थोड़ा कंफर्म कर सकते हो? तो हमें पहले उस तरह से आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले तो लिमिट x टेंड्स टू 2 जो न्यूमरेटर में जो दिया हुआ है, दैट न्यूमरेटर आई एम गोइंग टू कीप एज इट इज 3 raised to x by 2 minus 3। कारण ये है कि भाई डिनोमिनेटर में 3 raised to x जो दिया है वो 3 raised to x पावर जो है उसको मेरे को x by 2 करने के लिए मैं x तो है ही पहले से, अपॉन में 2 मैंने ये इंट्रोड्यूस किया तो उसका रिवर्स इफेक्ट मल्टीप्लाई बाय 2 दे दिया। जरा समझ लेना बराबर मैंने क्या करना है। तो मैंने x by 2 लाने के लिए डिवाइड बाय 2 किया और उसका रिवर्स इफेक्ट मल्टीप्लाई बाय 2 दिया। रही बात -9 के लिए, 9 को मैं लिखता हूं 3 स्क्वायर, 9 को मैं लिखता हूं 3 स्क्वायर। दिस आई हैव डन। अब जरा समझ लेना ये स्टेप में मैंने जो एडजस्टमेंट किया है, लिमिट x टेंड्स टू 2 x रेज टू 3 रेज टू x by 2 3 रेज टू x by 2 माइनस 3 अपॉन डिनोमिनेटर में ये मैंने जो x by 2 जो टर्म लाना था वो मैंने लेके आया हूं, और होल रेज टू 2 उसको मैं पावर में पूरे के पावर में अप्लाई करता हूं, क्योंकि पावर्स पावर मल्टीप्लाई होता है। स्टूडेंट ये भी आपको मालूम होगा, इफ a रेज टू m इंटू n है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं a रेज टू m होल रेज टू n, क्योंकि पावर्स पावर जो होता है वो मल्टीप्लाई होता है। तो पावर का पावर इस तरह से मैंने लिख दिया, x अपॉन 2 पहले मेन पावर में रखा और होल पावर में मैंने 2 किया है, -3 स्क्वायर आई हैव रिटर्न एज इट इज। स्टूडेंट्स अब मेरे डिनोमिनेटर में आप देखोगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या रिजल्ट आ रहा है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्म आता है। तो दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का क्या रूल है? a प्लस b a माइनस b।
तो उस हिसाब से मैं इसको डिनोमिनेटर को स्प्लिट करूंगा, फैक्टर करूंगा। 3 raised to x/2 -3 न्यूमरेटर एज इट इज अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रिजल्ट नीचे दिख रहा है, उसके हिसाब से a प्लस बी दैट इज 3 raised to x/2 प्लस 3, a का टर्म क्या है मेरे पास 3 raised to x/2, b का टर्म क्या है 3, सो a प्लस b, नेक्स्ट टर्म विल बी a माइनस b। ठीक है, ये हिसाब। अब आप देख लो ऊपर न्यूमरेटर में a⁻x-3 और a⁻x ये a⁻x माइनस ये x 3⁻x/2 -3 और 3⁻x/2 ये दोनों टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच गया, लिमिट x टेंड्स टू 2 1/3⁻x/2 प्लस 3। अब चेक कर लो स्टूडेंट, जो डिनोमिनेटर बचा है उसमें मैं लिमिट लागू करता हूं तो भाई मेरे को नीचे 0 मिलता है क्या। इफ आई एम गेटिंग स्टिल 0 देन आई हैव टू थिंक फर्दर। मगर जो मेरे को नीचे डिनोमिनेटर 0 नहीं मिलता तो मैं डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर दूंगा। तो देखो 2 का वैल्यू ऊपर सब्स्टिट्यूट करेंगे ना 3 raised to x/2 के पावर में, तो 3 raised to 2/2 2/2 1 हो जाएगा। मतलब 3 raised to 1 3 प्लस 3 6 हो जाना है। मतलब हमारा यहाँ आंसर जो है वो नॉन जीरो आना है, इसलिए लिमिट लागू हो जाना है। सो हियर आई एम अप्लाइंग द लिमिट। देख लो, और जिस स्टेप में आप लिमिट अप्लाई करते हो ना, आपको मालूम है आगे हमने ये सब रीजन में लिखा है, वहां पे आप लोगों को रीजन लिखना है। 3⁻² प्लस 3, यहाँ आपने लिमिट लागू किया है तो लिखो सिंस x टेंड्स टू 2 therefore x is not equal to 2, therefore x minus 2 is not equal to 0, and therefore 1/3⁻1 plus 3 that is 1/3 plus 3 that is 1/6। स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छा एक चेंज मिल गया आपको क्वेश्चन में कि अब तक वो स्टैंडर्ड रिजल्ट से आप लोग आगे बढ़ रहे थे, लेकिन एक क्वेश्चन बीच में उन्होंने ऐसा डाल दिया है जिसमें स्टैंडर्ड रिजल्ट का अपने को यूज करने नहीं मिलेगा। मैंने मेन कारण बता दिया था, इट वाज गिवन x टेंड्स टू 2, इट वाज नॉट x टेंड्स टू 0। इफ इट इज x टेंड्स टू 0 देन स्टैंडर्ड रिजल्ट के लिए मैं ज्यादा सोच सकता था, पॉसिबल उसका फॉर्मेट लाने का मैं सोच सकता था। बट राइट नाउ दिस इज प्रोवाइडेड x टेंड्स टू 2 एंड डायरेक्ट पहले मैंने सोचा लिमिट लागू कर दूं। डायरेक्ट लिमिट लागू करने में डिनोमिनेटर 0 आता था इसलिए नहीं कर पाया। फिर उसको मैंने सोचा कि कोई फैक्टर करके उसको सिंप्लीफाई होके बाद में मैं उसका आगे देखूं क्या हो सकता है। तो मैंने फैक्टर यहाँ पे डिनोमिनेटर में एडजस्टमेंट करके, देखो किस तरह से एडजस्टमेंट किया, मेरे को a² माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट लाना था। तो 3 जो x है ना, उसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ भाई, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग। अच्छा, और एक बात मैं बता देता हूँ खास करके कि जैसे कि हमें ये 3 raised to x को अपन को इस तरह से लिखने मिलता है √3 raised to 2 और होल रेस टू तो x चल ही रहा है। तो एग्जैक्टली आप लोग ऐसा इसका हिसाब समझ सकते हैं कि ये देखो मैंने क्या किया, पहले √3 का स्क्वायर कर दिया, मतलब स्क्वायर रूट क्या हो जाता है, कैंसल। और ऑलरेडी ऊपर पावर तो x था ही, तो ये हिसाब से हम इसको आगे कर सकते हैं। तो आप लोग ऐसा जरूरी नहीं कि ये अपन ने ऊपर इंट्रोड्यूस किया वो हिसाब से, ऊपर पावर में x तो है ही पहले से, तो ये जब रूट निकलेगा तो रूट जब भी निकलता है तो अपन रेस टू में हाफ हो जाता है। ऑलरेडी 2 और x है ही, मल्टीप्लाई बाय 2x पावर्स पर मल्टीप्लाई हो जाता है। सो दिस इज गोइंग टू बी द सेम टर्म विच वी आर गोइंग टू गेट हियर, यू कैन सी। ये मैं अल्टरनेटिवली आपको बता रहा हूँ, ऐसा कर सकते हैं। तो हाफ का 2 नीचे है, x ऑलरेडी है और 2 ये एक्स्ट्रा आ चुका है। लाइकवाइज वी कैन बिगिन
और इनिशियली मतलब ये आप ऐसा भी कर सकते थे, बट ठीक है, आपने ये मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके हिसाब एडजस्ट किया है तो भी चलेगा. एवरीथिंग इज डन इन प्रॉपर वे टू ब्रिंग दिस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रिजल्ट. ठीक है ना, ये खाली एक्स्ट्रा डिस्कशन करके रखा आपके सामने. फाइन. सो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. प्रॉपरली ये क्वेश्चन को हमने देखा है. टेक डाउन फास्ट. चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे. अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट देखो. इवैल्यूएट द फॉलोइंग. Evaluate the following. Limit x tends to 0. कैसे दिया देखो, 25 रेज टू x माइनस 2 इंटू 5 होल रेज टू x प्लस 1 होल अपॉन x स्क्वायर. देख लो क्वेश्चन में अपने को एक्सपोनेंशियल टर्म तो दिया ही है, दिख ही रहा है 25 रेज टू x 5 रेज टू x है ना, और x टेंड्स टू 0 भी दिया. तो कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड रिजल्ट बनने के लिए मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा. अभी इधर एक आपको टेक्निक इस टाइप के क्वेश्चन में बता देता हूं मैं. पहले तो ये जो 25 है हमारे पास, इसको मैं लिख सकता हूं 5 स्क्वायर होल रेज टू x जो चल रहा है एज इट इज 2 इंटू 5 रेज टू x प्लस 1. ठीक है, आगे के टर्म्स एज इट इज रखे हैं मैंने. ओनली 25 को मैंने मैनेज करके लिखा है 5 स्क्वायर. अब ये 5 स्क्वायर होल रेज टू x है पावर, उसको मैं पावर को एक्सचेंज कर सकता हूं. जैसे भी मैंने अभी समझाया था कि a रेज टू m होल रेज टू n लिखा है, तो दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज a रेज टू n होल रेज टू m, क्योंकि अल्टीमेटली दोनों में पावर का पावर जो दिया हुआ है वो मल्टीप्लाई होने ही वाला है. तो a रेज टू m इंटू n होने ही वाला है. या फिर आप m इंटू n की जगह पे n इंटू m लिखो. मल्टीप्लीकेशन के ऑर्डर में कोई फर्क होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाई अल्टीमेटली मल्टीप्लाई है. 2 इंटू 3 भी 6 होता है, 3 इंटू 2 भी 6 होता है. सो ऑर्डर डज नॉट मैटर्स. तो अगर दोनों में इस तरह से मैं पावर को एक्सचेंज करके लिख सकता हूँ. सो आई कैन राइट हियर 5 रेज टू x होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 रेज टू x प्लस 1. अब देखो मैं कहीं ना कहीं आपके सामने a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर कौन सा रिजल्ट लाने की सोच रहा हूं. a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये किसका रिजल्ट है, a माइनस बी होल स्क्वायर का रिजल्ट है. तो लाइकवाइज हियर आई एम गेटिंग a का मतलब कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर दैट इज 5 रेज टू x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म 5 रेज टू x, और दूसरा टर्म कौन सा लाना चाहिए, क्योंकि तो मेरे को यहां से हिंट मिलता है लास्ट टर्म सर 1 है, 1 को आप लिख सकते हैं 1 स्क्वायर. सो लास्ट टर्म 1 के कारण मुझे b का टर्म 1 कंफर्म होता है, a का टर्म 5 रेज टू x कंफर्म होता है, b का टर्म 1 कंफर्म होता है. सो दिस विल बिकम 5 रेज टू x माइनस 1 होल स्क्वायर. तो क्या बनेगा 5 रेज टू x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म 5 रेज टू x इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर. तो मेरे को देखो यहाँ पे इस तरह से लाने मिलता है क्या. तो पहला टर्म तो मिल चुका है 5 रेज टू x स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म 5 रेज टू x, और दूसरा टर्म 1 है, 1 तो किसी के भी साथ मल्टीप्लाई में मैं लिख सकता हूँ दिखाने के लिए, प्लस लास्ट वाला टर्म 1 है उसका 1 स्क्वायर में लिख सकता हूँ. सो नाउ इट इज कमिंग एब्सोल्युटली in the expansion of a minus b whole square, and in this situation it is
5 raised to x minus 1 the whole square. So limit x tends to 0. This is going to be 5 raised to this is 5 raised to x है students. यहाँ पे मैंने 5x लिख दिया है. 5 raised to x पावर में दिखना चाहिए. So it is going to be 5 raised to x minus 1 whole square and denominator x square. दोनों स्क्वायर में स्टूडेंट्स, तो कंप्लीटली मैं होल स्क्वायर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को लेके कर सकता हूँ. 5 raised to x minus 1 upon x होल स्क्वायर. और अब देखो आप स्टूडेंट्स, ये जो 5 raised to x minus 1 upon x, ये हमारे स्टैंडर्ड रिजल्ट के हिसाब से लिमिट x tends to 0 a raised to x minus 1 upon x which is going to be log a. ये सिस्टम से इसका आंसर आ जाएगा. लिमिट लागू होगा. लिमिट लागू कैसे करेंगे? इसमें पूरे का होल स्क्वायर है तो लिमिट अंदर जाएगा ब्रैकेट की. तो हाउ इट विल बी रिटन, सी लिमिट x tends to 0 5 raised to x minus 1 upon x and whole square will be for total including limits, and inside that limit लागू हो जाएगा. It is going to be log 5 the whole square, and as it is whole square, ये 5 का अकेले का स्क्वायर नहीं है. So ये जो इंफॉर्मेशन आपको मैंने आगे भी दिया था कि इसके आगे इसका सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है. ये 2 को आप नीचे लेके आ सकते हो, ऐसा नहीं. दिस इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ log m raised to n. इट इज लाइक log m whole raised to n. तो ये रूल लागू कभी होता है n log m वाला, तो कि इस तरह से m के पावर में सिर्फ n होगा, तो पूरे के पावर में रहेगा तो नहीं. तो ये ध्यान रखने का, ये 2 को गड़बड़ करने का नहीं, नीचे लेके आने की जरूरत नहीं. log का रूल लागू ऐसा गलत नहीं होना चाहिए. सो दिस इज गोइंग टू बी योर लास्ट आंसर, फाइनल आंसर. देखो किस तरह से क्वेश्चन उन्होंने फ्रेम किया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये. और देखो ना, फोर्थ का दूसरा वाला भी क्वेश्चन ऐसा ही दिख रहा है मुझे, वो भी आप कर पाओगे. आई नो ये आपने एक लॉजिक समझ लिया हो तो, मगर ये पहले समझ लो. वापस से मैं रिपीट कर देता हूँ कैसे हम लोग ने इसमें ये आइडेंटिफाई करना, सोचना है कि भाई ये होल स्क्वायर बन सकता है. तो उन लोगों ने आपको क्वेश्चन में ही ऐसा हिंट देके रखा हुआ है कि भाई 25 रेस टू एक्स और ये 5 रेस टू एक्स, ये 5 और 25 का रिलेशन स्क्वायर का है, 5 स्क्वायर 25. और दूसरी बात, यहाँ 2 का टर्म भी जुड़ा हुआ रखा हुआ है. सो एज हमको पता चलता है a प्लस बी या a माइनस बी होल स्क्वायर का रिजल्ट में मिडिल टर्म में 2ab वाला टर्म आता है, तो 2 पहले से है इन्वॉल्व. तो कहीं ना कहीं ये हिंट आपके दिमाग में अपने क्वेश्चंस इतने सारे सॉल्व करते हैं रहना है कि जिससे कि आपको भी दिमाग में कोई भी क्वेश्चन में, कोई भी सिचुएशन में अलग अलग वे से सोचने के लिए होना चाहिए. आप सोच कभी पाओगे अलग अलग वे से, आपने उस तरह से कभी आगे खुद ने देखा होगा, बात समझा होगा, खुद ने प्रैक्टिस किया होगा, तो हम दोबारा उसको अप्लाई कर सकते हैं. फर्स्ट टाइम देखने पे ज्यादा ये पॉइंट ऐसा है कि भाई आपके दिमाग में कभी वो पॉइंट आना भी चाहिए ना. तो देखा होगा, प्रैक्टिस लिया होगा, तो ये पॉइंट आपके दिमाग से आप लोग फटाफट निकाल पाओगे. सो दिस इज व्हाट वी हैव सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. टेक डाउन फास्ट. ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम फोर्थ का सेकंड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे. फोर्थ का सेकंड क्वेश्चन, चलिए ध्यान दीजिए. क्या दिया है स्टूडेंट्स? लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0. मैंने बोला ना अभी वो सिमिलर ही है उसके ऊपर वाले के क्वेश्चन के जैसा, बट टर्म्स अलग है सब. 49 रेस टू x माइनस 2 इंटू 35 रेस टू x प्लस 25 रेस टू x. एक बात तो यहाँ
हिंट के तौर पे दिखती ही है, आपको नजर में आना चाहिए कि भाई पहला टर्म जो है 49 वो भी परफेक्ट स्क्वायर है, 25 लास्ट वाला भी परफेक्ट स्क्वायर है, और यहाँ पे 9 यहाँ पे 7 का स्क्वायर जो है 49 है, और 25 जो 5 का स्क्वायर है वो 7 और 5 का मल्टीप्लीकेशन बीच में आपको दिख रहा है, 7 5 35। सो ये आप कहीं ना कहीं रिलेट करते हो कि होल स्क्वायर का हिसाब बैठ जाएगा, आपको थोड़ा मॉडिफिकेशन लगेगा करने का है। तो दिस इज आई कैन राइट 7 रेस टू एक्स, और 7 का पावर, मैं देखो डायरेक्ट कर रहा हूँ, अभी आपको लगेगा कि सर एक स्टेप वो किया थे लास्ट क्वेश्चन में, वैसा मैं नहीं कर रहा हूँ। होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 8 में 7, और ये 5 में स्प्लिट करता हूँ, ये भी मैं पावर स्प्लिट करके अलग अलग इसी में कर सकता था, ठीक है। और ये मैं 5 स्क्वायर के हिसाब से 5 स्क्वायर तो लिखूंगा, मैं पहले 5 रेस टू एक्स लिखूंगा, होल रेस टू स्क्वायर लिखता हूँ अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना। यू कैन डू सम स्टेप्स, डायरेक्टली कर सकते हैं जब आपको पता होता है। तो 7 रेस टू एक्स होल स्क्वायर, इसमें मेरे को कोई चेंज नहीं करना है, माइनस 2 इंटू, पहले मैं लिखता हूँ 7 रेस टू एक्स वाला टर्म, फिर लिखता हूँ 5 रेस टू एक्स वाला टर्म, प्लस 5 रेस टू एक्स होल स्क्वायर। तो दिस इज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आई रिपीट, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, खत्म हो गई बात। और ये पूरा परफेक्ट स्क्वायर में जाएगा, सो इट इज गोइंग टू बी लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, 7 रेस टू x माइनस 5 रेस टू x होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। मैं दोनों को परफेक्ट स्क्वायर के हिसाब से साथ में लेता हूँ, मतलब कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ टुगेदर taking in whole square, that means it is going to become, देख लो किस तरह से मुझे आगे मिलेगा टर्म, लिमिट x टेंड्स टू 0, 7 रेस टू x माइनस 5 रेस टू x अपॉन x होल स्क्वायर, एंड फाइनली आई विल हैव टू प्रिपेयर द स्टैंडर्ड रिजल्ट। देखो अभी ये होल स्क्वायर की बात छोड़ दो, होल स्क्वायर कंप्लीटली बना के लिया, हो गया। अब अपने को स्टैंडर्ड रिजल्ट कौन सा यूज करने के लिए है, तो क्या अपने को एक्सपोनेंशियल का टर्म दिखता है, लिमिट x टेंड्स टू 0, बराबर है 7 रेस टू x, जैसे a रेस टू x का टर्म है, तो क्या a रेस टू x अपना बेसिक फॉर्म क्या है, a रेस टू x माइनस 1 अपॉन a आ जाए, x आ जाएगा, तो ये मेरा log a हो जाएगा। सिमिलरली हियर 7 रेस टू x के लिए मेरे को -1 चाहिए, और 5 रेस टू x के लिए भी -1 चाहिए, so I will have to introduce those terms, limit x tends to 0, that is 7 raised to x minus 1, then next term minus 5 raised to x as it is, ये -1 का रिवर्स इफेक्ट देता हूँ +1, ये देख भाई -1 इंट्रोड्यूस किया, उसका रिवर्स इफेक्ट +1 दिया, होल अपॉन x होल स्क्वायर। देखो सो इट इज लिमिट x टेंड्स टू 0। अब मैं 7 रेस टू x माइनस 1 का एक हिसाब पक्का है, वो समझ के उसको एक ब्रैकेट में डाल देता हूँ, बाद में -5 रेस टू x प्लस 1 में से माइनस साइन कॉमन लेता हूँ, तो माइनस साइन कॉमन लेगा तो क्या बचेगा, 5 रेस टू x माइनस 1, है ना। हमको तो बीच में माइनस चाहिए था फॉर्मेट में, a रेस टू x माइनस 1, a रेस टू x माइनस 1, और अपॉन में x होल स्क्वायर। अब आप डिनोमिनेटर ब्रैकेट के अंदर जो है डिनोमिनेटर उसको स्प्लिट करेंगे, सो इट विल बिकम 7 रेस टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 5 raised to x minus 1 upon x the whole square. As limit will enter inside bracket, limit x tends to 0, 7 raised to x minus 1 upon x minus limit x tends to 0, 5 raised to x minus 1 upon x whole raised to 2 will be outside। पूरे के लिए लिमिट भी उसके लिए बाद में अलग से अप्लाई होना है, पहले अंदर आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट लागू करना है। सो इट इज गोइंग टू बी log 7 माइनस log 5 द होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर तो बाहर की बात है, अंदर क्या मिलता है, log m माइनस log n,
log m माइनस log n का क्या रिजल्ट बनेगा, log m अपॉन n और होल स्क्वायर एज इट इज, होल स्क्वायर एज इट इज। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? दिस इज रूल वी हैव यूज्ड। जरा बाजू में लिख लेना, जहां पे भी स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज हुआ है वहां पे आप लोग मेंशन करने का। दैट इज log m माइनस log n, दैट इज log m अपॉन n, और होल रेज टू 2 है, वो पूरे log के पावर के ऊपर का बात है, तो उसके अंदर ये 2 नीचे नहीं आएगा। वापस मैं वही बात करूंगा, 2 कैन नॉट बी टेकन इन द बेस, m log n का रूल यहाँ लागू नहीं होगा, है ना, क्योंकि खाली 7/5 का पावर नहीं है, पूरे log 7/5 का पावर है। सो इसके लिए ये रूल लागू नहीं होता। दिस इज योर फाइनल अल्टीमेट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। स्टूडेंट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अपने को समझ के आगे बढ़ना पड़ता है ना, और दोनों क्वेश्चन सिमिलर फैशन से आगे बढ़ा है। आप लोगों को होल स्क्वायर बनाना पड़ा, इधर होल स्क्वायर में बी वाला टर्म भी एक एक्सपोनेंशियल टर्म आया, इसलिए मेरे को दोनों के लिए अलग अलग लिमिट लागू करना पड़ा, अलग अलग उसका स्टैंडर्ड फॉर्म उसका क्रिएट करना पड़ा। whereas in the earlier question only we got first जो एक्सपोनेंशियल टर्म है उसी के लिए स्टैंडर्ड रिजल्ट मेरे को ऑटोमेटिकली मिल गया, बिकॉज -1 वो बचा था जो बी टर्म, वो उसके साथ जुड़ गया, so I don't need to adjust -1 for that previous question. But here this -1 I have to introduce for both, and means I have to adjust for both. So once I have introduced -1, I will give I have to give reverse effect as a +1. +1 में से -1 बनाने के लिए माइनस को कॉमन लिख के आगे उसका स्टैंडर्ड रिजल्ट लेके आया हूँ और उसको अप्लाई किया है इंडिविजुअली। स्क्वायर तो पूरे के लिए रहेगा, लिमिट अंदर लागू हो जाएगा, देन इट विल बी फाइनल आंसर log 7/5 होल स्क्वायर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, एंड विद दैट वी हैव finished this particular exercise. Students, in the previous question, मतलब कि previous in the sense question number 3 का जो मैंने 4th question किया, that again I have to consider and I have to show with the another method. So I am going to show second method for question number 3 का 4th, and that is limit x tends to 2 for the function 3 raised to x by 2 minus 3 upon 3 raised to x minus 9। भाई साहब ये क्वेश्चन को मैं दोबारा ले रहा हूं इसलिए बिकॉज आई वांटेड टू सॉल्व इट विद द सब्स्टिट्यूशन मेथड। भाई साहब बेसिकली आगे के मेथड को मैंने जो आपने ध्यान रखा हो तो उसमें मैंने एक्सप्लेनेशन में मैंने उसका फैक्टर निकाला था a² - b² करके, और वो डिनोमिनेटर का फैक्टर करके उसके साथ न्यूमरेटर को कैंसिल किया था। दैट इज द वन मेथड, एंड द रीजन बिहाइंड दैट फैक्टराइजेशन एंड कैंसलेशन वगैरह करने का कारण ये था कि डिनोमिनेटर 0 आता था। वही अप्रोच रहता है बेसिकली इनिशियल स्टेज से कि भाई अपने को पहले तो लिमिट अप्लाई करना है कि नहीं करना, वो डिसाइड किस पे डिपेंड करता है, डिनोमिनेटर 0 होना नहीं चाहिए। तो डिनोमिनेटर मुझे वापस चेक करने की जरूरत नहीं, यू नो डिनोमिनेटर डायरेक्टली अपनी लिमिट लागू करेगा तो 0 आना ही है। नाउ लेट मी कम टू द सेकेंड मेथड विच इज एक्चुअली बेस्ड अपॉन द सब्स्टिट्यूशन। बराबर है, सब्स्टिट्यूशन बेस्ड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। और सब्स्टिट्यूशन मेथड आगे आपने एल्जेब्रिक लिमिट्स के एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस देखे थे जिसमें हमने सब्स्टिट्यूशन का सहारा लेके आगे हमने उसको सॉल्व किया था। द रीजन बिहाइंड द सब्स्टिट्यूशन इज मेन दैट हियर x टेंड्स टू 2 दिया है, जबकि स्टैंडर्ड रिजल्ट वगैरह अप्लाई होने का है तो उसमें अपने को x टेंड्स टू 0 चाहिए। बट अब x तो ऑलरेडी टेंड्स टू 2 हो चुका है, तो हम क्या करते हैं कि ये x जो है
वो वेरिएबल को दोबारा इस्तेमाल नहीं करते हैं हम लोग, फिर उसके जगह पे दूसरा कोई वेरिएबल t का इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे कि t टेंड्स टू 0 के ऊपर हम उसको कन्वर्ट करके छोड़ेंगे। जैसे लिमिट के लिए t टेंड्स टू 0 हो जाता है लिमिट के वेरिएबल का वैल्यू, तो आपके जो फंक्शन के अंदर की जब बात करेंगे तो फंक्शन में भी जिधर भी x है उसमें x का प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन t के फॉर्म में भी होना चाहिए। मतलब सब्स्टिट्यूशन का पूरा थियरी आपको मालूम होना है कि जब मैं लिमिट की वैल्यू को चेंज कर रहा हूं सब्स्टिट्यूशन के तौर पे, तो उसके फंक्शन का भी वेरिएबल उस बेसिस पे चेंज होना चाहिए। x में से t में कन्वर्ट जो मैं लिमिट का वेरिएबल का कर रहा हूं, तो मेरे फंक्शन के अंदर भी t के टर्म में वो कन्वर्ट होना जरूरी है। तो पूरा क्वेश्चन है तो x के टर्म में है तो सॉल्व होगा, या आप उसको चेंज करके t के फॉर्म में लेके आने चाहते हैं तो उसके ऊपर फिर पूरा कन्वर्जन t में होना चाहिए। कोई भी चीज t में कन्वर्ट करने के बाद x में छूटनी नहीं चाहिए, ये बात है। सो वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं किसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लागू करूं कि जिससे मुझे x टेंड्स टू 2 के मदद से t टेंड्स टू 0 मिल जाए। सो लेट मी हियर substitute the denominator, put t, that is in terms of denominator 3 raised to x minus 9. Now I have to confirm by putting the value of x tends to 2, that means considering x equals to 1. So consider x is equals to 2 because x tends to 2 दिया है, since x tends to 2 दिया है, so it is x is very near value or approaching towards 2, but we consider x equals to 2 and ये x की वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो t की वैल्यू मुझे क्या मिलती है, तो इट विल बी 3 raised to 2 minus 9, therefore t is equals to 9 minus 9, therefore t is equals to 0, and as t is equals to 0 we can say t tends to 0 because earlier x was also tends to 2, x equal to 2 नहीं था तो t भी equal to 0 नहीं होगा, t is also tends to 0। तो ये कंक्लूजन मेरा t tends to 0 का एक इंपॉर्टेंट आ गया, मेरे को लाना भी वही था। देखो x tends to 2 में से मेरे को t के टर्म में मैं जो कन्वर्ट करना है तो t tends to 0 लाना था, वो ऑटोमेटिकली इस तरह से आ चुका है, मेरे मर्जी से मैं नहीं लाया हूँ, ये प्रॉपरली फॉर्मुलेट हो गया और t का वैल्यू 0 आ गया, जिसको मैं बोल सकता हूँ t tends to 0। नाउ ये वैल्यू मुझे अभी मेरे लिए सब्स्टिट्यूशन के लिए लागू करना है। अब एक बात ध्यान रखो, मेरा लिमिट तो t टेंड्स टू 0 कन्वर्ट हो जाएगा, मैं लिख दूंगा, मतलब फंक्शन के अंदर जिधर भी x है उस टर्म को भी मुझे प्रॉपरली रिप्लेस ऐसा करना है कि वो t के टर्म में आ जाए। तो मुझे अभी फिलहाल मेरे पास सिंस आई हैव t वैल्यू दैट 3 raised to x minus 9, तो इसमें से मैं 3 raised to x का टर्म, क्योंकि ऊपर मेरे पास 3 raised to x का टर्म भी है रिप्लेस के लिए, देखो इधर इफ आई शो यू 3 raised to x का टर्म भी है और 3 raised to x upon 2 का भी टर्म है, तो मेरे पास 3 raised to x का टर्म तो क्या वो तो मिल जाएगा सर। इधर से आप 3 raised to x का टर्म कैसे निकालोगे, तो 3 raised to x माइनस 9 को उधर शिफ्ट कर दो, t प्लस 9 हो जाएगा। ये एक 3 raised to x का टर्म मिल चुका है and I need this 3 raised to x by 2 also. So what I can do, I can, ये जो इसके ऊपर से ही मैं आगे बढ़ता हूं, है ना, 3 raised to x by 2 मुझे लाना है। So what I can do, मैं दोनों साइड माई हाफ से उसको रेस कर देता हूं, हाफ पावर बोथ द साइड, सो ये हो जाएगा 3 raised to x raised to half is equals to t plus a raised to 3 plus 9 raised to half। क्या किया, टेकिंग हाफ पावर बोथ साइड, टेकिंग हाफ पावर बोथ साइड्स,
अब देखो क्या हो जाता है यहाँ पे स्टूडेंट्स, जो ऊपर मुझे मैंने बताया ना कि 3 रेज़ टू x/2 का टर्म चाहिए, तो ये 3 रेज़ टू पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 रेज़ टू x/2 हो जाएगा, और ये हाफ पावर होता है, मतलब रूट में जाता है टर्म t+9। देख लो स्टूडेंट्स, तो मैंने किस तरह से 3 रेज़ टू x/2 को लेके आया हूं। पहले 3 रेज़ टू x लाया हूं, वही 3 रेज़ टू x किस पे से लेके आया, जो मैंने t के वैल्यू को सब्स्टिट्यूशन के लिए लिखा हुआ था, उसी में से मैंने 3 रेज़ टू x का टर्म क्रिएट कर लिया। एक बार 3 रेज़ टू x मिला, फिर 3 रेज़ टू x/2 कैसे लाया हूं, दोनों साइड मैंने पावर हाफ लेके उसको x/2 कर दिया, और ये आपको √t+9 मिल चुका है पावर हाफ लेने के बाद। तो अब ये आप क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन का इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो, बिकॉज एवरीथिंग what I needed I have properly first planned, and now the limit is to be applied, limit is to be converted in terms of t tends to 0। देखो भाई साहब, बहुत ही आसानी से आगे बढ़ रहे हैं हम, मगर बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन से हम गुजर रहे हैं, क्योंकि ये सब चीज जब तक नहीं करेंगे, बहुत छोटी छोटी बातें, लेकिन ये सब चीज नहीं होगी तो सब्स्टिट्यूशन के ऊपर आप प्रॉपरली वो मेथड पे सक्सेस नहीं हो पाओगे, उस मेथड से जब जाना ही है तो वो ये हिसाब से अपने को देखो, अभी अपने को नया क्वेश्चन बनेगा टी के टर्म में। ऊपर न्यूमरेटर में देखो फंक्शन में 3 रेज़ टू x/2 है, 3 रेज़ टू x/2 के जगह पे √t+9 आ गया, -3 अपॉन, भाई साहब डिनोमिनेटर 3 रेज़ टू x-9, ये 3 रेज़ टू x-9, ये 3 रेज़ टू x-9, ये तो पूरा t है ना भाई साहब, तो उसके जगह पे t डाल देंगे हम। देखो भाई, प्रॉपरली मेरा पूरा क्वेश्चन टी के टर्म में कन्वर्ट हो गया है, पूरा क्वेश्चन मेरे पास अभी टी के टर्म में अवेलेबल हो गया है। नाउ आई कैन प्रोसीड विद दिस पर्टिकुलर स्टेप, जो टी के टर्म में कन्वर्ट हो चुका है, एंड आई हैव टू थिंक फ्रॉम दिस स्टेप पॉइंट ऑफ व्यू। फिलहाल आगे हम किस तरह से आगे बढ़ पाएंगे, पहले तो डायरेक्ट लिमिट लागू नहीं होगा, नीचे टी का वैल्यू आप 0 डालेंगे तो नीचे डिनोमिनेटर 0 हो जाना है। अब ये क्वेश्चन आपको किस जैसा लगता है, किस हिसाब से करने जैसा लगता है, ओके आप सोचेंगे सर ये तो पूरा एल्जेब्रिक टर्म में पूरा कन्वर्जन हो गया, इसमें ना ही कोई एक्सपोनेंशियल टर्म रहा है दिख रहा है, और ना ही अपने पास कोई लॉगरिथम का पैटर्न यहाँ पे दिखता है। तो ये दिस क्वेश्चन इज लुकिंग एग्जैक्टली एज एल्जेब्रिक फंक्शन के नेचर का क्वेश्चन हो गया है, और वो भी कौन से पैटर्न में सॉल्व होने वाला दिख रहा है, रैशनलाइजेशन मेथड पे। तो देखो ना, ऊपर √t+9 - 3 है, उसका अभी हम यहाँ पे रैशनलाइजेशन मेथड से आगे कार्यक्रम कंटिन्यू कर लेते हैं। t+9 - 3 अपॉन t मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग विद दिस कॉन्जुगेट t+9 + 3 अपॉन √t+9 + 3। देख लो सिस्टमैटिकली अभी आपको आगे बढ़ने मिलेगा। एंड एज यू नो, व्हेन वी हैव डन विद द रैशनलाइजेशन मेथड, न्यूमरेटर में देखो ये फैक्टर्स अपने पास रेडी है, a - b, a + b, दैट इज a² - b² t+9 a² - b² अपॉन t इंटू √t+9 + 3, करेक्ट। अब ध्यान में रखो, ऊपर आप ब्रेक देखो तो स्क्वायर रूट क्या हो जाने वाला है, कैंसिल हो जाने वाला है। सो लिमिट t टेंड्स टू 0, ये क्या बचेगा t+9 - 9 अपॉन t इंटू √t+9 + 3, +9 - 9 कैंसिल है, and as a result if you see what is the remaining part, t upon t into √t+9 + 3। अब देखो भाई साहब, ये t भी कैंसिल हो रहा है, और जैसे कि मैंने
आपको स्टार्टिंग में बताया कि बस ये जो डिनोमिनेटर में जो टी है उसी के कारण तो टी टेंड्स टू जीरो का हिसाब लागू नहीं हो पा रहा था डायरेक्ट, बिकॉज टी के कारण डिनोमिनेटर जीरो हो जाता था, और ये टी अभी जाके यहाँ पे कैंसिल हो चुका है। सो अभी ये मैं श्योर हूं कि डिनोमिनेटर नॉन जीरो आना ही है, इवन दो यू सपोज टू चेक बाय सब्सटीट्यूटिंग टी एज जीरो। तो देखो रूट में मैं जीरो टी के जगह डाल दूं, 0 + 9 9, रूट नाइन मतलब 3, 3 + 3 डिनोमिनेटर 6 आता है, दिस इज नॉट जीरो। तो यहाँ पे हम लिमिट लागू करेंगे और रीजन में लिखेंगे √0 + 9 + 3, यहाँ लिमिट लागू किया है, सिंस t टेंड्स टू 0, therefore t is not equal to 0, and now finally we get √9 + 3 is 1/3 + 3, which is 1/6. Students, you can understand the method of substitution. It is also very very systematically done, और इसमें भी आपको जो सोचना है कि भाई हमें टी में कैसे कन्वर्ट करने मिलेगा ताकि टेंड्स टू जीरो का हमें फॉर्मुलेशन मिल सके। डिनोमिनेटर ज्यादातर करके देख लेने का उसको सब्स्टिट्यूट होने मिलता है, सो दैट वी हैव डन दैट डिनोमिनेटर 3⁻⁻⁹ को हमने टी से सब्स्टिट्यूट करके पूरा सिंप्लीफिकेशन पहले सब्स्टिट्यूशन का देखा, फिर उसको फंक्शन में लागू किया, and then we have solved with the help of algebraic type of limit के बेसिस पे, जिसमें रैशनलाइजेशन मेथड का उपयोग करके आगे हमने सिंप्लीफाई करके आंसर लेके आए। सो दिस इज द सेम क्वेश्चन नंबर 3 का 4 जो हमने लिया आगे, इन दैट ऑल्सो वी हैव सीन, वो मेथड से भी आप कर पाएंगे, उसमें भी आपको करने के लिए ऑप्शन मिलता है, लेकिन इन सम ऑफ द केसेस कि भाई वो a² - b² में नहीं लागू हो पाता है। ये देखो ये रहा क्वेश्चन, देन द सेम आंसर वी गॉट 1/6, बट इन दैट ऑल्सो वी हैव सीन जो फॉर्मुलेशन करना पड़ता है वो हिसाब से a² - b² का किया हमने। इधर पूरा अपना सोच अलग ही बनता है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन पे जब हम डाइवर्ट हो जाते हैं ना तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू सोचना पड़ता है। टेक डाउन फ्रेंड्स। इसके साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है, ये चैप्टर का ये एक्सरसाइज लास्ट था। वी हैव कंप्लीटेड दिस पार्ट। So I am ending this session. Thank you very much.